Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. उड़ा देंगे तुम्हें भी, थोड़ा सब्र तो रखो। कोने कोने में बैठे हुए गद्दार को ढूंढने में वक्त तो लगता है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। यह आर्टिकल आपको पीछे दिख रहा होगा। मैंने आपसे वादा किया था 2 दिन पहले कि एक आर्टिकल मैं लेकर आऊंगा दीदी के ऊपर। माफ कीजिएगा, यह दीदी का आर्टिकल नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल में मैं आधी रिसर्च तक पहुंच चुका हूं। हो सकता है कल आपको यह आर्टिकल मैं दे दूं, लेकिन आज का जो आर्टिकल है वो इससे भी तगड़ा है और इसीलिए मैं सोचता हूं कि यह दीदी वाला आर्टिकल कल आएगा। आज जो आर्टिकल है वो आप देख लेना, लेकिन हल्की खबर देख लीजिए कि मोदी जी सबसे बड़े इन्फिल्ट्रेटर हैं, घुसपैठिए हैं। किसका कहना है ये कहना है दीदी का। देख लीजिए ना, मोदी इज द बिगेस्ट इन्फिल्ट्रेटर। यह आर्टिकल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, थोड़ा सा सब्र और कीजिए। और दीदी के बारे में पूरा आर्टिकल आपको वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स का, क्योंकि वहां बहुत भूचाल है। वहां की चीफ सेक्रेटरी, वहां का डीजीपी रातों रात बदल जाते हैं और टीएन रवि, जिसको कि राइट विंग का एक्सट्रीम पर्सन माना जाता है, वो वहां गवर्नर बनकर जाता है। यानी खेल तो कुछ बुना गया है। बंगाल में बॉर्डर वाले इलाकों में वोटिंग पर बड़ी सख्ती है और कहा जा रहा है कि यह वोटिंग दुनिया की सबसे अलग वोटिंग होने, यानी अब तक बंगाल में सब कुछ अलग होने जा रहा है। वो पूरा एक लेखा जोखा मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक आर्टिकल जरूर बताऊंगा मेरे जाबाज, और वो आर्टिकल की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको यहां देखनी है। मैं पिक्चर भी देख आया हूं कल, पूरा रिव्यू तो नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा वो पूरा रिसर्च पीडीएफ नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपको वो चीज बता दूंगा जो किसी और ने नहीं बताई होगी, दैट इज गारंटी। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, हमारे यहां पर लोग कह रहे हैं पिक्चर प्रोपेगेंडा है। हां भाई ठीक है, प्रोपेगेंडा है तो किसके खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ होगा। तो तेरे क्यों मिर्ची लग रही है? समझ गए कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं, यह स्थिति देख लीजिए। ये हमारे देश के सो कॉल्ड लिबरल्स एंड सेक्युलर्स हैं। सो कॉल्ड लगाया मैंने। अब आपको थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा और आपको दिखाता हूं, मैंने कहा था ना वो एंगल लेके आऊंगा जो आपको किसी और ने नहीं बताया होगा। देख लीजिए एक बार। ये एक एक्टर है, ये राजस्थान का एक्टर है, लड़का है, बहुत अच्छी इसने एक्टिंग करी है, लेकिन इसका एक सेंटेंस है कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। बगल में रहते हैं, गुदे भर का जोर लगा लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इस बात पर भारत में नेशनलिज्म, भारत में पैट्रियटिज्म उस लेवल पर आ चुका है कि इसको धमकियां दी जा रही है कि तुझे पाकिस्तान में घुसकर मार देंगे। और इस बात से छाती में बहुत सुकून मिलता है कि देश के प्रति आपका यह जज्बा ही मेरे को यहां खड़ा कर रहा है इस चैनल पर। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इस आदमी को, इसको क्लैरिफाई करना पड़ा कि भाई मैं इंडियन हूं, मैं एक्टिंग कर रहा हूं। पाकिस्तान से तो मैं भी उतनी नफरत करता हूं जितनी आप करते हैं, लेकिन दोस्तों अब मेन बात क्या है कि इसने जो सेंटेंस बोला है कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है, यह इसने अपने आप से बोला या मूवी के डायरेक्टर ने इससे बुलवाया? नहीं, यह बहुत पहले बोला गया था, मैं आपको बता देता हूं। और यह बोला गया है बहुत महान आदमी के द्वारा। अभी धागा खोलूंगा, देखो सबूत के साथ आऊंगा तो ही आप इस बात को मानेंगे, वैसे तो मानेंगे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहां देखिए एक दूसरा खेल और खुला है, इसमें अतीक अहमद का भी कनेक्शन बताया है। तो अतीक का किस्सा भी देखेंगे, किसी और ने आपको नहीं बताया होगा। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो प्रोपेगेंडा है, तो उसका नाम लगा दिया है, ठीक है, ये भी देख लेंगे। एक ये आदमी भी है, जमील जमाली, ये पाकिस्तान का एक मंत्री है। जब धुरंधर बन आई थी तो पाकिस्तान में इसने बड़ी पॉडकास्ट की थी कि देखो मेरी जो क्षमता है वो पाकिस्तान तो नहीं दिखा पाया, लेकिन भारत ने दिखाई है। मैं शुक्रिया करता हूं, मैं कितना बड़ा मतलब लीडर हूं यहां पर। और दोस्तों धुरंधर 2 में जो आखिरी सीन था, अगर आपने देखी होगी, उसके बाद पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसको ढूंढ रहा है कि ये कहां है, ये तो हिंदुस्तानी एजेंट है। यानी भारत में एक पिक्चर के डायरेक्टर ने यहां बैठकर पाकिस्तान के मंत्री को टारगेट कर दिया। हमने उनको बताया कि यार अगर हम अपनी पर आए तो तुमको यहां बैठ के बहा देंगे, यहां बैठ के, पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह औकात दिखा रहे हैं हम उनको। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं कि एक सेंटेंस आया कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। वो भूल गए राणा सांगा को, उसकी तलवार को, वो भूल गए छत्रपति शिवाजी महाराज की भवानी तलवार को, और उसके बावजूद वे लिखते हैं कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। और फिर नीचे कभी कभी जो बुजुर्ग साथी हैं हमारे, जो पुराने वक्त के, वो कहते हैं सर आपका ये जोश जायज है, आप जवान हैं, लेकिन आप इतनी नफरत न कीजिए, मतलब इतना बुरा ना बोलिए। मैं बोलता नहीं हूं, सबूत बोलते हैं। देखना ध्यान से, आप भी कमेंट, एक कमेंट आपसे चाहूंगा आज, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है
क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो लिख के जाना कमेंट में, आगे से नहीं बोलूंगा। देखिए, यह राष्ट्रपिता कहां के? भारत के राष्ट्रपिता बनाया गया है। आप भी मानते हैं क्या? देखिए, भारत के राष्ट्रपिता अपनी एक किताब लिखते हैं, उसका नाम है गांधी एंड कम्युनल प्रॉब्लम। यह मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, गांधी एंड कम्युनल प्रॉब्लम में यह लिखते हैं। यहां देखिए, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, अगर आप देख पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं भी देख पा रहे तो प्लीज मेरे को बता देना। ये देखिए, अब शायद पढ़ पाएंगे आप। चैप्टर नंबर 17 गांधी एंड कम्युनल प्रॉब्लम बुक है, जाकर पढ़ना या गूगल पर सर्च मारिए। देखिए क्या लिखा है। पुष्टि करता है कि मुसलमान आमतौर पर दबंग होते हैं और हिंदू आमतौर पर कायर। कौन कह रहा है? द ग्रेट महात्मा गांधी। यह बताया गया है। अब यह भारत के लोगों को पता नहीं है, किस लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, कि एटलीस्ट उनको इस बात की पता चले कि नोटबंदी हुई थी तो क्यों हुई थी। इसमें पिक्चर इसमें जवाब देती है। वे जाबाज जिनको कोई जानता नहीं है, जो जान पर दिन रात खेलते हैं। एक रॉ स्पाई, एक भारत का एजेंट, इंटेलिजेंस फोर्स का बंदा, जिसको 4-4, 6-6 दिन में खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन दूसरे मुल्क में पड़ा हुआ है। क्यों? रिश्वत मिलती है क्या? नहीं, क्योंकि जुनून है। भारत नसों में दौड़ता है उनके। वे मातृभूमि के लिए हर पराकाष्ठा को पार करने के लिए जज्बे के साथ दूसरे मुल्कों में पड़े हुए हैं। अगर सब लोग लालची हो जाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा। यह महात्मा गांधी का कथन है और उसको दोहराया है उस लड़के ने, यह दिखाने के लिए कि भारत को पता रहना चाहिए कि यह बोला किसने है। यह पाकिस्तान ने नहीं बोला, यह भारत के राष्ट्रपिता का बोला हुआ कथन है। यह मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। नेक्स्ट आ जाइए, अगला कनेक्शन बता देता हूं। मैंने कहा था ना, आर्टिकल लाऊंगा तो आपको ऐसे जोड़ूंगा कि दूसरा नहीं जोड़ पाएगा। यहां देखिए एक बार, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप ऐसे आर्टिकल्स को शेयर किया कीजिए, महेशन को सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि हमको मैक्सिमम लोग चाहिए जो भारतवर्ष को मजबूत कर सके। यहां देखिए, अतीक अहमद के ऊपर, आपको पता है पिक्चर में अतीक अहमद को दिखाया जाता है, पाकिस्तान से कनेक्शन है, हवाला का पैसा आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, AK-47 ड्रग्स आ रही है। क्या यह बात सत्य है क्या? लोग कहते हैं अतीक कहां पाकिस्तान से, तो पहले गूगल जाना, और गूगल से पहले आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश, एक सेंटेंस यूज हुआ है पिक्चर में कि उत्तर प्रदेश से होकर ही प्रधानमंत्री की कुर्सी जाती है, यानी भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा घपला होता है। कहां? इलेक्शन के टाइम पर नेपाल के थ्रू होकर यहां पैसा आता है, हथियार आते हैं, ड्रग्स आते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में लोकल करेंसी आती है, नकली पैसा आता है। और ये जब इंटेलिजेंस हमको आती है तब डिमोनेटाइजेशन होता है। आज तक किसी को पता नहीं था ना, लोगों ने खूब गाली दी, ना जाने क्या क्या बोला। आज तुमको पता चली ये सब क्यों होता है, क्योंकि हर चीज सरकार एक्सपोज नहीं कर सकती। आगे भी ऑपरेशन करने होते हैं, सब कुछ बता देंगे तो सबको पता चल जाएगा। एक इस बात में भी आपको एक बात बता दूं, शायद आपको पता हो, ना पता हो तो बता देता हूं। बात तब की है जब एबटाबाद में पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा था और हमारी रॉ ने अपनी जान पर खेलकर 300 रॉ एजेंट हमने पाकिस्तान में छोड़े थे। और वे हमारे खुफिया रॉ एजेंट्स पाकिस्तान के लोगों को ही उनको कन्विंस कर लिया और उन्होंने कहा सर आप हमें 50 लाख रुपए दिला दीजिए, 50 लाख रुपए दिला दीजिए, हम इनके मतलब इसको खराब कर देंगे जो भी हम बना रहे हैं, या इसको डिले कर देंगे और उस बीच तुमको टाइम मिलेगा, अपनी फोर्सेस से कहना कि यहां पर आकर स्ट्राइक कर दें और इसको नास्ते नाबूद कर दें, पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर नहीं बना पाएगा। उस समय कौन था प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। 1979-80 की बात है। और वो व्यक्ति क्या कहता, रॉ का प्रेसिडेंट बैठा हुआ साथ में, और वो फोन मिला देता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और बोलता है ये तो आप सही नहीं कर रहे हैं, हमारे लोगों ने हमको पूरी जानकारी है, एबटाबाद में हमारे लोग हैं और उन्होंने पता किया आप न्यूक्लियर बना रहे हैं। हमारे 300 लोग पकड़े गए, हमारे 300 रॉ एजेंट जो एक एक आदमी 200-200 आदमी के बराबर था, वे सब पकड़े गए। और आपने एक सीन देखा होगा धुरंधर में कि ऐसे कोड़ा फंसा फंसा के खाल में से उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, ब्लेड से उनकी चमड़ी को काटा गया था। यह भारत के लोगों ने किया है। आपको इन बातों की पता रहना चाहिए। क्यों? जब पता रहेगी तभी आपको पता रहेगी कि देश किसके हाथ में देना है। यहां देखिए, यह बंदा स्वयं कहता है, देखिए स्वयं कबूलाया, अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, कराची के शख्स को मोहरा बनाया था। अतीक कई बार इंटरव्यू में कह चुका है कि हां पाकिस्तान में हमारे जानकार रहते, रिश्तेदार रहते हैं, हमारी अच्छी पहचान है पाकिस्तान में। ISI के साथ अतीक के भाईचारे के संबंध हैं। और दाऊद का तो आपने सीन देख ही लिया होगा। लेकिन जब वहां से खबर आती है कि पाकिस्तान से इलीगल मनी आता है, हथियार आते हैं, इस पिक्चर में एक चीज दिखाई गई है कि वहां से इंटेल आता है कि ऐसा हो रहा है। तब बाबा यहां पर कसम खाते हैं कि तुम्हारे द्वारा पोसा हुआ यह माफिया, इसको मिट्टी में मिला दूंगा। और मिट्टी में मिलाया जाता है उसको। लेकिन एक बात का दुख भी है मुझे डायरेक्टर से कि जब इतनी बड़ी बात आ रही थी तो एक सीन
भगवाधारी का वहां होना था, जिससे पता चले कि सनातन क्या चीज है। एक सीन होना था मेरे दोस्त, मिस कर दिया तुमने। कमेंट में बताना क्या वो सीन होना था कि नहीं, कि मिट्टी में मिला देंगे तुझे और उसके बाद एनकाउंटर दिखाते। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये बंदा ना हो, देखिए इसको पागल कहते हैं। देश प्रेम के लिए जो पागल होता है ना, वही ऐसे कदम उठा सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। अजीत डोभाल साहब रिटायर्ड हो चुके, और रिटायर होने के बाद ऐसा पहला व्यक्ति है पूरी दुनिया में कि 80 साल की उम्र में फील्ड वर्क ज्यादा करता है, बैठकर काम नहीं करता। फील्ड वर्क, जहां कहीं भी ऑपरेशन है किसी भी देश में हो, वहां स्वयं पहुंचते हैं इस उम्र में भी। ऐसा देश प्रेमी करवा सकता है, वैसी कोई चीज ऐसा करवा नहीं सकती है। यह वो व्यक्ति है जिसने अपना कड़ कड़ रग रग देश के नाम कर दिया है। दोस्तों आपको दिखा होगा, मैं अभी सबूत भी दिखाऊंगा आपको, कि भारत को कितने ही अटैकों से नहीं बचाया होगा इस अकेले आदमी ने। बहुत बिड़ले होते हैं जब ऐसे लोग भारत की सुरक्षा में मिलते हैं। एक आदमी भारत का एनएसए है, और दोस्तों सिर्फ रणनीति के दम पर, यह इसके दम पर उसने भारत को कहां कहां नहीं बचाया। देखिए ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। ईद मुबारक करिए किसको? बिलाल कमांडर को। बिलाल कमांडर कौन है? ये देखिए, असैसिनेटर, जो मुरीद के दिखाया गया है ना, कहां? इसी मूवी में, धुरंधर 2 में, उसी मुरीद के में बिलाल कमांडर के चिथड़े उड़ाकर उसको वहीं फेंक दिया मुरीद के मदरसे में, और कहा है ईद मुबारक। जय हिंद, वंदे मातरम। यह जज्बा आपके अंदर होना चाहिए अपने देश के प्रति। यह देख लीजिए, अननोन गनमैन। आपको एक बात बताऊं, आप समझते भी होंगे। देखिए यह मारा गया कौन है? शाहिद लतीफ। कहां का है ये? पठानकोट एयरबेस के अटैक में मेन आरोपी था, मारा गया। किसने मारा? अननोन गनमैन ने आके ठोक दिया। ये देखिए, ये आदमी कौन है? की कमांडर ऑफ आईएसआईएस खुराबसन प्रोविंस में रहता है। किसने मारा? अननोन गनमैन ने मारा। मिले क्या? नहीं मिले आज तक। कहां गए? कंबल ओढ़ के आए थे। ये देखिए, इसके साथ का एक बार शेख मोइज मुजाहिद, कोट राधाकृष्ण, पंजाब गुरदासपुर अटैक का मेन आरोपी था, इसका साथी था, मारा गया। अब पाकिस्तान कहता आखिर इनको मार कौन रहा है? 2 लोग आते हैं मोटरसाइकिल पर, धड़ धड़ उसके घर में ही मार जाते हैं, रोड पे मार जाते हैं, बैठे हुए को मार जा रहे हैं, पता नहीं चल रही कौन मार रहा है। पता चल जाएगी तो भारत की इंटेलिजेंस किस काम किया है? नहीं, ये आप ध्यान रखना, इनको कौन मार रहा है। अब मैं आपको पाकिस्तान का दोहरा चरित्र दिखा रहा हूं। पूछ रहे हैं इनको कौन मार रहा है। देखिए एक आदमी का नाम आता है ये कहते हैं कि ये मरवा रहा है इनको, का भारत का रा। इनको रॉ बोलना तो आता नहीं है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, ले बोलते हैं भारत की रा मरवा रही है। भारत की रा भी मरवा रही है, ये बात यहां मानते हैं। और पिक्चर जब आती है तो कहते हैं सब झूठ दिखाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंड। देखिए क्लेम करते हैं कि रॉ के जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं अननोन गनमैन्स के, वो इनको मरवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का आदमी अंदर जाकर इतने प्रिसाइज अटैक नहीं कर सकता। कैसे? कि जितने भी लोग मारे जाते हैं आज तक कोई बंदा पकड़ा नहीं गया, वो मोटरसाइकिल लेकर कहां चले जाते हैं पता नहीं चलती। इसका मतलब क्या है? कि पाकिस्तान के आदमी से ही इनको मरवाया जाता है। देखिए अब तो आप जानते हैं भारत तो ऐसा करवाता नहीं है, भारत शरीफ मुल्क है भाई, हम ऐसी चीजें नहीं करवाते। तो कोई देश करवा रहा होगा, उसको देख लेना भाई, उसको पकड़िए। एस्केप इजीली आफ्टर ईच हिट, मारने के बाद आराम से निकल जाते, कोई पकड़ नहीं पाता। इसका मतलब क्या है? कि लोकल आदमी है, इधर से मुड़ा उस गली में, अपने घर में घुस गया, बात खत्म। नन वर एवर कॉट, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया अननोन गनमैन। यह है पावर ऑफ टैक्टिक्स, यह है तगड़ा क्या इंतजाम। यहां देखिए अब प्रॉब्लम क्या आ रही है। कुछ तबका यह कहता है कि एक्सटर्नल काइनेटिक स्ट्राइक से ये मर रहे हैं। कैसे? कि इनके जो बड़े बड़े कमांडर थे वो भारत ने जितने भी एयरबेसेस थे पाकिस्तान के, उनको नष्ट कर दिया, तो वहां पे खत्म हो गए। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कमांडर बनने की। बाहर का काइनेटिक फोर्स ज्यादा है भारत की ब्रह्मोस का। दूसरी चीज वो कहते हैं लॉस ऑफ फेथ, यानी ये जो मूवमेंट होते थे, यानी जैसे आईएसआई और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उनका विश्वास अब खत्म हो गया आतंकवादी में, कि यार अब वो काम नहीं हो पा रहा जो हम उस टाइम पे कर लेते थे, पुराने टाइम पे जब पुरानी सरकारें हुआ करती थी। हम घर में घुसकर भी मार दे रहे थे और हम पर कोई पूछता भी नहीं था। अब नहीं है। अब तो थप्पड़ मारने में भी डर लग रहा है कि किसी को थप्पड़ मार दिया तो कहीं आके हमारे अंदर घुसेड़ी ना दे कहीं ड्रोन। ये डर किसने पैदा किया? लिखिए कमेंट सेक्शन में। पहले भी तो सरकारें थी। यहां देखिए टैक्टिकल रीडायरेक्शन। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि टैक्टिकल रीडायरेक्शन अप्लाई किया जा रहा है। कैसे? कि डायरेक्ट पाकिस्तान को नहीं मारना। अफगानिस्तान का फोर्स है, बलूचिस्तान का फोर्स है, खैबर पख्तूनख्वा का फोर्स है, यहां से पीओके का फोर्स है, यानी अंदर ही मार देना है, अंदर के लोगों से ही दबाव बनवा देना है। टैक्टिकल रीडायरेक्शन ये कौन करेगा? ये कोई इंटेलिजेंट बंदा ही करेगा भाई, मुझे क्या पता कौन करेगा। क्यों? यहां देखिए आइडियोलॉजिकल रिफ्ट। कुछ लोगों का क्या हुआ है कि अब उन्होंने ये कहा है कि चाइना का इंटरेस्ट है यहां पर, अब ये खत्म हो गया है। मतलब अब आप आतंकवादी उस लेवल पर नहीं बन सकते, तो अंदर ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका विश्वास खत्म हो गया आतंकवादी बनने में। यह भी एक रीजन है कि ये खत्म होते जा रहे हैं। इंटरनल कोलैप्स तो सबसे बड़ा रीजन है कि अभी आपने देखा होगा हवा बलूच गई थी और वहां जाकर बम लगाकर विस्फोट हो गया, यानी फिदायनी हमले।
सुसाइड अटैक जो होते हैं वो कब होते हैं? जब आदमी परेशान हो जाता है कि आज तेरी भाड़ में जाने दे। आप समझ गए? तो ये सारे रीजन से मेरे दोस्त। अब आपके लिए दूसरी खबर ला रहा हूं। दूसरी खबर कौन सी है कि ईरान डर गया क्या? क्योंकि ईरान ने कह दिया अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा। कल धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने और उसने कहा है कि 48 घंटे गिन लो, अभी से टाइम स्टार्ट होता है नाउ। और 48 घंटे तक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली नहीं हुआ तो परखच्चे उड़ा दूंगा। फिर मत बोलना कि ये क्या कर दिया। दोस्तों ये धमकी है कल की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया। ईरान ने पहले ही बोल दिया कि ये खाली हो गया। अब आप कहेंगे कि ट्रंप की धमकी से डर गया क्या ईरान? नहीं, ट्रंप में वो पावर कहां मेरे भाई? वो धमकी से डरा है भारत की से, क्योंकि भारत ने इस बार बैलेंस नहीं रखा मामला और सीधे तौर पर कंडेम कर दिया है। आपको सबूत दिखाऊंगा। ये देखिए, भारत ने कहा है इंडिया माइंस नो वर्ड्स, कोई घुमाया फिराया नहीं बात को। डायरेक्ट क्रिटिसाइजिंग ईरान सेज अटैक ऑन शिपिंग हॉर्मुज डिसरप्शन अनएक्सेप्टेबल, स्वीकार्य नहीं है। अगर हॉर्मुज में कोई शिप आ रहा है और उस पर ईरान अटैक कर रहा है, यह एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया के लिए। यह होती है धमकी और यह होती है डर जाना। और इसी धमकी के चलते यह मूवमेंट चेंज हो गया। बात कर ली फोन पर इजराइल से भी, यूएस से भी, कि अगर कोई ज्यादा दिक्कत होती है तो अब खेल खत्म करेंगे, बहुत हो गया। लेकिन ईरान इस बात को जानता है कि ये इजराइल ये सब तो मारेंगे ही, यूएस वगैरह इन सबको तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन भारत अगर मेरे खिलाफ हो गया जिंदगी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। अब देखिए, यही तो, अभी हमने किसी को मारा नहीं है, लेकिन यह होता है डर। अब उसके बाद यह खबर आती है कि हॉर्मुज ओपन हो गया है। और देखिए, यहां देखिए, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, यूरोप, यूएस, इन सबके लिए बोला है। अब उसने बोला है जो कोर एनिमी है मेरे, जैसे इजराइल और यूएस। अब अगर यूएस की धमकी से ईरान डरा होता तो यूएस के जहाज आने देता ना, उसने मना कर दिया कि जो मेरे क्लोज एनिमी हैं जैसे इजराइल और यूएस, उनके जहाज नहीं जाएंगे। बाकी मैं भारत का सम्मान करता हूं, सारे देशों के जहाज हम निकालेंगे और सिक्योरिटी भी देंगे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। यह पावर है विश्व की, विश्व शक्ति भारत की, यह पावर है। आपको पावर समझाता हूं अपने देश की, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, ट्रंप ने 48 आवर की अल्टीमेटम दिया था, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप के जहाज अभी भी नहीं निकलेंगे वहां से, लेकिन भारत ने कहा वी आर रेडी टू कोऑपरेट फॉर मैरीटाइम सेफ्टी। ये ईरान कह रहा है भारत के सपोर्ट में, वी आर रेडी टू एंश्योर सिक्योर नेविगेशन, हम नेविगेशन भी प्रोवाइड कराएंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन ओपन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहेगा। ये ईरान का सेंटेंस है। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत की सॉफ्ट और हार्ड दोनों पावर कितने तगड़े लेवल पर वर्क कर रही हैं, थैंक्स टू द डिप्लोमेसी। यहां देखिए, यह एक आदमी है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे ज्यादा दिन सरकार में रहने वाले राजनेता बन गए हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर 8,931 दिन। पवन कुमार चामलिंग को भी पीछे छोड़ दिया। ये 8, 9, 10 बार मुख्यमंत्री बना, इसको भी पीछे छोड़ दिया। एक गवर्नमेंट का हेड होना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा आज झंडा गाड़ दिया। और यही कारण है कि देश की दशा बदली है। मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन एक बात का मुझे थोड़ा सा दुख है कि इस पिक्चर के अंदर भगवाधारी को एक बात दिखा देना था, योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि वे आने वाले भविष्य हैं और आने वाले भविष्य को आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि अभी लीडरशिप यही खत्म नहीं हो जाएगी, अभी आगे लोग हैं और आगे जो लोग आ रहे हैं उनसे तो आपको 4 गुना कांपना होगा। देखिए, एक चीज और बताऊं, चाइना को बहुत तगड़ा दिक्कत हो रही है मेरे दोस्त, क्योंकि चाइना का पूरा सिस्टम हैंग हो गया। देखिए, वेनेजुएला में इन्होंने अपने रडार्स दे रखे थे, वहां फेल हो गए, यूएस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। पाकिस्तान में इन्होंने अपने रडार दे रखे थे, ऑपरेशन सिंदूर में उनका लोहा तक नहीं मिला, कहां गया, उड़ा दिए चिथड़े। ईरान को इन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम दिया, पता नहीं चल रहा, हर जगह फेल हो गया। ये देखिए, यहां पर ये सारे रडार हैं जो वर्क ही नहीं कर रहे। तो कुल मिला के चाइना के तो एयरक्राफ्ट भी फेल हो गए और रडार भी फेल हो गए। समझ गए? इसका मतलब है कि पूरी मार्केट किसकी डाउन होगी? डिफेंस की चाइना की मार्केट डाउन होगी, डिफेंस की यूएस की डाउन हो गई, क्योंकि 17 एयरक्राफ्ट मारे गए विद F-35, द मोस्ट लेटेस्ट एयरक्राफ्ट ऑफ 5th जनरेशन। सारे रडार मारे गए, 3-3 बिलियन के रडार मारे गए यूएस के। यानी इनका सामान अब नहीं बिकेगा। अब 2 देश तरक्की करेंगे और दोनों यार बड़े दिलदार, शुक्र और शनिवार, यानी भारत और रशिया अब तरक्की करेंगे और भारत विश्व पावर बनेगा। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त आर्टिकल में। सब्सक्राइब करके महेशन को जुड़े रहिए। और ममता दीदी की जो पहली स्लाइड मैंने आपको दिखाई है वो वीडियो आपको कल मिलेगा, उसमें कुछ चीजें और मुझे जोड़नी है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।